आज सुनिए सुभद्रा कुमारी चौहान जी की लिखी कहानी कैलाशी नानी। पता नहीं मेरी कैलाशी नानी अब इस संसार में है भी कि नहीं, परंतु उनकी स्मृति इतनी ताजा है कि आज भी कैलाशी नानी वही अपनी मैली सी घुटनों के ऊपर तक की धोती और फटी हुई मिर्जई पहने, बगल में रोटी और नमक की पोटली संभाले और हाथों में गायों के हाँकने का डंडा लिए ना जाने कितनी बार आंखों के सामने घूमती हुई दिख जाती है। वह गवार अनपढ़ स्त्री, जिसे अक्षर का भी ज्ञान ना था, सहज ही भुला देने योग्य ना थी। मेरी नानी ना होकर भी वह मेरी नानी थी। मेरे मामा के गांव में मामा के घर से हटकर उनका छोटा सा झोपड़ा था, लिपा पुता साफ। उस झोपड़े में ना तो कोई दरवाजा था जो कभी बंद हो सके और ना ही कोई दूसरा सामान। बर्तनों के नाम पर कुछ मिट्टी के ठीकरे थे और बिस्तर की जगह थोड़ा सा पुआल पड़ा था। यही मेरी कैलाशी नानी की गृहस्थी थी। पड़ोसी ही उनके परिवार वाले थे और गांव के बच्चे उनके परमेश्वर। हाँ, तो मेरी कैलाशी नानी उस गांव के रहने वालों के जानवर चराने ले जाया करती थी। उस गांव में करीब 40 घर थे और प्रत्येक घर से एक सेर अनाज चराई में मिल जाया करता था। कैलाशी नानी की जीविका यही थी। इसी में कैलाशी नानी का दान पुण्य हो जाया करता था और इसी अनाज को बदलकर उन्हें रोज के व्यवहार के लिए नमक, मिर्च, मसाला भी लेना पड़ता था। पैसे तो गांव वालों को वैसे ही बड़ी कठिनाई से देखने को मिलते हैं। कैलाशी नानी की तरह गरीबनी को पैसे का दर्शन दुर्लभ होना ही चाहिए। इस प्रकार जीवन बिताकर भी कैलाशी नानी दुखी ना थी। वे सदा प्रश्न और हंसती रहती थी। दूसरों की सेवा के लिए सदा तत्पर रहती। आधी रात को भी बुला लो तो वह तुम्हारा काम कर देंगी और तुमसे किसी प्रकार की आशा ना रखेंगी। जाड़े के दिन शुरू थे। एक दिन मामा के गांव से एक आदमी संदेशा लेकर आया कि मामा ने माँ और बच्चों को बुलवाया है। जब तक माँ ने मामा के घर चलने को तैयारी ना कर डाली, तब तक हम भाई बहनों ने उन्हें तंग कर डाला। सबसे बड़ा भाई मैट्रिक में था, इसलिए उसे छोड़कर हम सभी भाई बहनों को लेकर आखिर एक दिन माँ मामा के घर आ गई। माँ के साथ आने वाले भाई बहनों में मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 10-11 वर्ष थी। हम भाई बहनों को मामा के घर में और तो कुछ अच्छा न लगता, पर मामा के घर से 100 फुट दूर एक नदी बहती थी। उसमें नहाने और कैलाशी नानी के साथ ढोर चराने के लिए जाने में बड़ा मजा आता था। कैलाशी नानी जिस जगह ढोरों को ले जाती थी, वहां दूर तक जहां तक दृष्टि जाती सब हरा ही हरा दिखाई पड़ता था। दूर दूर तक आम, पीपर और ढाक के वृक्ष थे। इनकी घनी छाया में दोपहर को आराम करते। गांव के छोटे बच्चे का एक झुंड नानी के नेतृत्व में ढोर चराने निकल जाता। वहां केवल ढोर ही ना चराए जाते थे, वहां कहानियां भी कही जाती, पहेलियां पूछी जाती और कभी कभी रामलीला का खेल भी खेलते। हम भाई बहनों को इस ग्रामीण जीवन में बहुत सुख मिलता। एक भाई बहुत छोटा था, वह तो माँ के साथ ही रहता था। हम 3 भाई बहन प्राय रोज कैलाशी नानी के साथ जंगल में भाग जाते। मुझे याद है हम लोग घर के अच्छे से अच्छे भोजन को यह कहकर छोड़ देते कि अच्छा नहीं बना, और सच ही वह अच्छा ना लगता था। कैलाशी नानी की जंगल में सूखी रोटियां नमक या कभी चटनी के साथ खाने में जितना स्वाद आता था, उतना स्वाद कभी किसी भोजन में नहीं आया। रोटियां भी गेहूं की नहीं, ना जाने किस तरह के अनाज मिलाकर बनाई जाती थी। कैलाशी नानी को हर घर से एक ही अनाज तो मिलता ना था। कहीं गेहूं, कहीं जौ, ज्वार, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर सब मिलाकर इकट्ठा कर देती और रोज आवश्यकता अनुसार किसी भी चक्की से पीस लाती और दूसरे दिन के लिए रोटियां सेक कर रखती। यही उनका प्रतिदिन का आहार था। यही रोटियां वह सबको खिलाती थी और हम लोग बड़े स्वाद से खाते थे। कभी कभी गांव के दूसरे बच्चे नदी में धोती फैलाकर मछली भूनते। उस दिन कैलाशी नानी रोटी भी ना खाती, सत्तू खाकर ही रह जाती। इसी प्रकार एक दिन हम लोग कैलाशी नानी के साथ हार पर गए थे। उस दिन कैलाशी नानी ने राजा रानी की कहानी सुनाई थी। राजा की एक राजकुमारी थी, बड़ी सुंदर, बड़ी नेक। किंतु एक दिन जब वह नदी पर नहा रही थी, तब परियों के देश से एक राजा का राजकुमार आया और राजकुमारी को घोड़े पर बैठाकर ले भागा। कहानी सुनने के बाद कलेवा से पहले हम लोग बड़ी देर तक नहाते थे और तैरते थे। पानी बहुत गहरा ना था, पर बड़ा साफ था। नदी में नहाने का ही प्रलोभन हमें रोज यहाँ घसीट लाता।
हाँ, तो उस दिन नहाते नहाते मुझे यही डर लग रहा था कि कहीं परियों के देश का राजकुमार ना आ जाए। वहां राजकुमार तो ना आया, परंतु जब नहा धोकर लौटी तो देखा कि कैलाशी नानी के पास कोई बैठा है। कपड़े जरा साफ सुथरे थे। मैं डरी कि कहीं यही तो वह राजकुमार नहीं है। फिर घबराकर दूर तक नजर दौड़ाकर देखा, कहीं भी कोई घोड़ा ना दिखा। मैं बेफिक्र हो गई कि यह राजकुमार नहीं है, वह होता तो घोड़ा जरूर होता। बाद में कैलाशी नानी से मालूम हुआ कि वह गांव का जमींदार है और कैलाशी नानी को हर महीने ढोर चरवाई में 5 सेर अनाज देता है। वह वहीं हम लोगों के पास ही पीपल के पेड़ की जड़ पर बैठ गया और हम सभी भाई बहनों के बारे में कैलाशी नानी से बातचीत करने लगा। जब उसे मालूम हुआ कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि गांव में तो उस समय लड़की के पैदा होते ही ब्याह की बातचीत हो जाती और 3-4 साल की होते होते तो उसका ब्याह भी हो जाता था। उसने स्वर को धीमा करके कैलाशी नानी से कहा कि क्या कुल में कोई दाग है जो इतनी बड़ी लड़की अभी तक कुंवारी है? कैलाशी नानी ने कहा, नहीं भैया, कुल में दाग वाग कुछ नहीं है, बड़े आदमी हैं, लड़की लड़के सभी मदरसे में पढ़ते हैं। यही बिटिया रामायण बांच लेती है, अंग्रेजी पढ़ती है, जब पढ़ लेगी तब लायक वर देखकर ब्याह करेंगे। वह जमींदार जितनी देर तक बैठा रहा बार बार हमें ही देखता रहा। दूसरे दिन जब कैलाशी नानी ढोर ढीलने आई तो छोटे भाई बहन अभी सोकर नहीं उठे थे, इसलिए मैं अकेली ही कैलाशी नानी के साथ निकल गई। कलेवा करने से पहले हम सब बच्चे फिर नदी पर नहाने गए। जब हम जा रहे थे तभी वह जमींदार फिर आया। वह कैलाशी नानी को बड़ी देर तक कुछ समझाता रहा। उसे कैलाशी नानी ने हाथ जोड़कर कुछ अस्वीकार किया। जमींदार ने कुछ ना सुनकर नानी के पल्लू में जबरदस्ती कुछ बांध दिया। हम लोग भी रोटी खाने आए, पर आज कैलाशी नानी रोज की तरह खुश ना थी। उनके चेहरे पर एक तरह की उदासी थी जो छिपाए ना छिपती थी। उन्होंने हमें खिलाया पिलाया और फिर कहानी सुनाने बैठी, किंतु कहानी में उनका मन ना लगा। अन्य दिनों की तरह जब मैं बच्चों के साथ ढोर हाँकने जाने लगी तो जाने ना दिया। उन्होंने मुझे अपने पास ही बिठाए रखा। मैंने जिद की तो मुझे डांट भी दिया। शाम हो चुकी थी। माँ तुलसी के पास दिया जला रही थी। कैलाशी नानी छिपती हुई सी माँ के पास आई और इशारे से बुलाकर अलग कमरे में ले गई। उन्होंने माँ से कहा कि वह अपने बच्चों समेत जल्दी से जल्दी घर वापस चली जाए, कारण कि वह जमींदार हम दोनों बहनों को अपने नालायक पुत्रों की वधू बनाना चाहता है। जमींदार का मेरे मामा से बहुत दिनों से बैर चला आ रहा था। शायद वह अपने इस बैर का बदला इस प्रकार लेना चाहता है। वह चाहता है कि कैलाशी नानी के साथ ढोर चलाने जाने पर वह हम दोनों बहनों की मांग में अपने पुत्रों से सिंदूर भरवा दे। इस प्रकार हम दोनों बहनें उसके पुत्र वधुएं बन जाएंगी। मामा जानकर भी कुछ ना कर सकेंगे। इस काम में वह कैलाशी नानी की सहायता लेना चाहता था, इसलिए 10 रुपए उनके पल्लू में जबरदस्ती बांध दिए थे। 40 रुपए काम पूरा हो जाने पर देने का वादा किया था। कैलाशी नानी ने शपथ लेते हुए 10 रुपए कमर से निकालकर माँ को दिखाए और फिर बोली, बिटिया झूठ नहीं कहती, मेरे पास तो 10 पैसे भी नहीं, फिर ये 10 कलादार कहाँ से आए? ये उसी अधर्मी ने बांध दिए हैं। तुम बिटिया को लेकर चली जाओ। जिस गांव का जमींदार इतना अधर्मी है, तुम यहाँ फिर ना आना। बिटिया का शादी ब्याह करके ससुराल भेजकर ही फिर आना। कैलाशी ने यह भी कहा कि वह हमारे जाते ही इन रुपयों को जमींदार के आगे फेंक देगी। अधर्म का पैसा वह कभी स्वीकार ना करेगी। मुझे याद आया कि एक दिन इकन्नी लेकर मैं नानी के साथ चली गई और कैलाशी नानी ने मुझसे लेकर वह बहुत संभाल कर रख ली और शाम को लौटकर वह माँ को वापस कर दी। माँ ने जब वही इकन्नी उन्हीं को वापस दे दी तो कैलाशी नानी के चेहरे से ऐसा भाव टपक रहा था जैसे उन्हें कहीं का खजाना मिल गया हो। कई बार इकन्नी को उलट पुलट कर देखने के बाद कैलाशी नानी ने उसे कमर में खोस लिया। माँ को जाने कितने आशीर्वाद देती हुई वह गई थी। वही कैलाशी नानी आज कमर में 10 कलादार बांधे थी। कल जरा सी बात पर 40 रुपए और मिलने वाले थे,
पर कैलाशी नानी अधर्म का पैसा नहीं लेना चाहती थी। उन्होंने कहा कि अगले दिन वह हमें वहां से भेजे बिना ढोर चराने नहीं जाएगी और जमींदार के रुपए उसके दरवाजे पर जाकर फेंक देगी। फिर तो चाहे वह महीने का 5 सेर अनाज भी बंद कर दे, कैलाशी डरती नहीं। वह कहीं भी जाकर ढोर चराकर पेट पाल लेगी। माँ उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कोई कैसे उनकी पुत्रियों की मांग में सिंदूर भरकर घर में रख लेगा। मेरे पिताजी प्रसिद्ध वकील हैं। वे जमींदार को जेल खाने की हवा खिला सकते थे। फिर भी माँ कैलाशी नानी के आग्रह को टाल न सकी। दूसरे दिन वह हमें लेकर घर चली आई। तब से आज तक कैलाशी नानी का हमें कोई समाचार नहीं मिला।